हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। और मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चटर्जी। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, वो है फेजर एंड फेजर डायग्राम। अगर आप इस पार्ट को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो इस टॉपिक का हमको लगता है कि 80% चीज़ों को आप कवर कर लेंगे और एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है फेजर एंड फेजर डायग्राम। ठीक है, तो ये फेजर क्या होता है? देखिए, सिंपल आप समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और करंट और वोल्टेज को यहाँ पर हम लोग को वेक्टर जैसा मानना है। हालांकि करंट और वोल्टेज जो होता है वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो लोग स्केलर क्वांटिटी है, ये आप जानते हैं। बट यहाँ पर उसको वेक्टर कैसे ट्रीट करना है, क्यों वेक्टर कैसे ट्रीट करना है, इसके बारे में आपसे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ टॉपिक लिखे हैं एसी थ्रू रजिस्टर, मतलब एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट जब एक रेजिस्टेंस से पास होगा तब क्या होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। हम लोग एक रेजिस्टेंस कंसिडर किए। ठीक है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया। ये तो आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़े होंगे। और इसका रेजिस्टेंस मान लिए हैं आर। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लोग एक अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल आप जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल इस तरह से होता है। दोस्तों यहाँ याद रखना है कि बैटरी नहीं बना देना है। अगर आप यहाँ पर बैटरी का सिंबल बना देंगे तो पूरा डायरेक्ट करंट हो जाएगा, फिर ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट हम लोगों ने बना दिया, जो कि अल्टरनेटिंग करंट का एक सिंबल होता है। अब यहाँ से एक एसी सप्लाई जा रहा है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ से हमारा एसी सप्लाई जा रहा है, आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। तो ये आई करंट किस तरह का करंट है? अल्टरनेटिंग करंट है। तो आई जो कि एक टाइम का फंक्शन होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आई मैक्स। आई मैक्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आई मैक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। और क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं साइन ओमेगा टी। तो हमारा जो करंट यहां से जा रहा है दैट इज आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप जानते हैं। तो ये हो गया आई मैक्स साइन ओमेगा टी। इतना करंट जा रहा है, दिस इज अ फंक्शन आई करंट जा रहा है, जो कि टाइम का फंक्शन है। अब यहां पर जब जाएगा तो यहां पर रेजिस्टेंस में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं क्या होता है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग क्या जानते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर बनेगा, है ना। रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होता है? रेजिस्टेंस के क्रॉस हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप बनेगा। पोटेंशियल ड्रॉप जो कि वो भी एक टाइम का ही फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि करंट हमारा टाइम का फंक्शन है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना बनता है वो हम लोग जानते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इंटू करंट, रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो हमारा रेजिस्टेंस आर है, तो आर, और करंट हमारा कितना आया था? करंट हमारा है आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब आई मैक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? यहां पर आई मैक्स रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम करंट। तो जब मैक्सिमम करंट को हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस के साथ मैक्सिमम करंट को जब रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस क्या बनता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस अगर डायमेंशनली भी देखा जाए तो एम्पियर इंटू ओम अगर हम लोग करेंगे तो एम्पियर इंटू ओम क्या बनेगा? वोल्ट बनेगा। इसीलिए वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर अगर वीटी मान रहे हैं, या इसको वीआरटी भी मान सकते हैं, बिकॉज रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकाल रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी मैक्स मैक्सिमम वोल्टेज, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इतना हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर ये हमारा करंट है। तो अब यहां पर आप देखिए, जो हमारा करंट है दोस्तों, जो करंट था वो करंट भी एक करंट का साइन का फंक्शन था, जो वोल्टेज है वो भी साइन का फंक्शन है। सबसे पहले ये देखना है कि क्या जिस पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में करंट को रिप्रेजेंट किए हैं, क्या उसी पीरियोडिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में हमारा वोल्टेज भी आ रहा है? बिल्कुल, यहां ये भी साइन का फंक्शन है, ये भी साइन का फंक्शन है। ओके, उसके बाद देखना है इसका फेज, मतलब ये फेज, इसको एंगल या फेज बोलते हैं। तो इसका भी ओमेगा टी फेज है, इसका भी ओमेगा टी फेज है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हमारा एसी करंट पास हो रहा है रेजिस्टेंस से, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में जाएगा, दोनों सेम फेज में है। इसीलिए यहां पर फेज डिफरेंस, अगर करंट हमारा एसी किससे पास हो रहा है? एसी अगर हमारा रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, एसी थ्रू रेजिस्टर का बात कर रहे हैं, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? फेज डिफरेंस जो है हमारा
वो हो जाएगा, फेज डिफरेंस को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करेंगे और फेज डिफरेंस जो है वो हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। कितना का फेज डिफरेंस हो जाएगा? 0 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। कब 0 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा? जब एसी हमारा रजिस्टर के थ्रू, एसी थ्रू रजिस्टर मतलब किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जब एसी जाएगा, ठीक है, तो वहां पर ओम्स लॉ लगेगा और ओम्स लॉ लगा के हम लोग जो देख रहे हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों का फेज सेम है, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। कब? जब एसी रजिस्टर से पास होगा। तो अगर इसको हम लोग डायग्रामेटिकली एक फेजर के फॉर्म में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? चलिए, सबसे पहले क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन लेना है दोस्तों, ठीक है, एक रेफरेंस लाइन लेना है। दिस इज ए रेफरेंस लाइन, ठीक है। अब जो हमारा करंट है उसका फेज कितना है? ओमेगा टी है। चलो करंट को हम लोग दिखाते हैं व्हाइट से, मान लेते हैं, ठीक है, करंट। तो ये हमारा करंट हो गया, दिस इज करंट। वो करंट जो है कितना फेज एंगल बना रहा है? तो एंगल जो है वो रेफरेंस लाइन से लेना है। कितना एंगल बना रहा है? ओमेगा टी। तो ये एंगल हो गया ओमेगा टी, ठीक है दोस्तों। और अब आते हैं वोल्टेज में। ये हमारा करंट हो गया जो कि एक फंक्शन ऑफ टाइम है। अब हम लोग आते हैं वोल्टेज में। तो वोल्टेज का फेज कितना है? उसका भी फेज ओमेगा टी है। तो इसका मतलब वोल्टेज को भी अगर हम रिप्रेजेंट करें तो वोल्टेज भी जो है हमारा वो रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है? वोल्टेज भी हमारा रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा? ओमेगा टी ही एंगल बना रहा है, बिकॉज उसका भी एंगल ओमेगा टी आया। तो क्या दोनों में कोई भी एंगुलर डिफरेंस है? इसी एंगुलर डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं। तो कोई भी एंगुलर डिफरेंस नहीं है, इसीलिए यहां पर हमारा फेज डिफरेंस कितना आ जा रहा है? फेज डिफरेंस आ जा रहा है 0 डिग्री। ये आपको समझ में आया? तो जब हम एसी को पास करेंगे किसी रजिस्टर के थ्रू तो फेज डिफरेंस हमारा कितना आएगा? 0 डिग्री आएगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम इसी एसी को किसी इंडक्टर के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा। तो इंडक्टर का सिंबल कैसे होता है दोस्तों? तो इंडक्टर का सिंबल आप जानते हैं कॉइल जैसा होता है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ इंडक्टर, इंडक्टिव कॉइल या इंडक्टर हम लोग बोलते हैं। अब इसको हम एक एसी सप्लाई से जोड़ दे रहे हैं। ये हो गया एसी सप्लाई, ठीक है। तो यहां से अगर करंट जा रहा है, दैट करंट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ टाइम। आई टी इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये करंट यहां से जा रहा है। अब यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा दैट इज VLT जो मिलेगा वो कैसे निकालेंगे? तो वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है अक्रॉस द इंडक्टर जो कि बैक ईएमएफ के कारण होता है, दैट ड्रॉप इज L di बाई डी टी। कितना हो जाएगा? L di बाई डी टी आ जाएगा। ओके, सो दिस कितना आ जाएगा? L, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा? I मैक्स का तो I मैक्स ही रहेगा, है ना। और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा। तो एक ओमेगा बाहर लिख देते हैं और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा हमारा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। अब देखिए ये है वोल्ट, तो ये भी हमारा वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ना तो कोई यूनिट होता है ना तो कोई डायमेंशन होता है दोस्तों। तो डायमेंशनली ये फॉर्मूला तभी करेक्ट होगा जब ये भी वोल्ट हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वोल्ट आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी वोल्ट आना चाहिए, बिकॉज कॉस ओमेगा टी का तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसको वोल्ट कब होगा? हम लोग जानते हैं कि करंट अगर किसी चीज से मल्टीप्लाइड है तो वो चीज ओम होना चाहिए। आई मैक्स तो हमारा करंट है, इसका मतलब ओमेगा इंटू एल जो होगा उसका डायमेंशन या यूनिट जो है वो ओम होना चाहिए, तभी ये आई मैक्स इंटू ओम करेंगे तो ये वोल्टेज बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वी मैक्स कॉस ओमेगा टी, वी मैक्स कॉस ओमेगा टी। यहां तक लिख दिए। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मार्क करके रखनी है और ध्यान में रखनी है। पहला, हम लोगों ने यहां पर रेजिस्टेंस किसको माना? उसको हम लोग बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंडक्टिव रिएक्टेंट्स, ठीक है। उसका यूनिट जो होगा वो ओम ही होगा, बट उसको रेजिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे, वो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, बट उसको पढ़ेंगे क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंट्स। और ये इंडक्टिव रिएक्टेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे XL से, और उसका वैल्यू कितना आएगा दोस्तों? ये करंट को अगर छोड़ दें, मतलब ये एम्पियर हो गया, एम्पियर को किससे मल्टीप्लाई करने से वोल्ट बनता है? ओम से। तो ओम इसका मतलब ओमेगा इंटू एल है, तो यही हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा ओमेगा इंटू एल। अब ओमेगा को आप जानते हैं कि आप 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, सो दिस कैन बी एक्सप्रेस एज 2 पाई एफ इंटू एल। सो व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? वो इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है और उसका वैल्यू दैट इज एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ इंटू एल या ओमेगा इंटू एल होता है। क्लियर हुआ? अब
अब बात करते हैं फेज डिफरेंस के बारे में। चलिए, आपको दिख रहा होगा कि सर पहले मैंने क्या कहा था रेजिस्टेंस वाला केस में कि पहले देखना है कि सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए, करंट को हम लोगों ने एक्सप्रेस किया था साइन के फॉर्म में, लेकिन जो वोल्टेज आया अक्रॉस द इंडक्टर, जो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस आया अक्रॉस द इंडक्टर, वो किसके फॉर्म में आया दोस्तों? वो कॉस के फॉर्म में आया। करेक्ट, वो कॉस के फॉर्म में आया, है ना, वो कॉस के फॉर्म में है। तो क्या ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं। तो सबसे पहले कितना फेज डिफरेंस होगा ये पता करने के लिए सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लाना होगा। मतलब या तो इस करंट के साइन को कॉस में एक्सप्रेस कीजिए या वोल्टेज के कॉस को साइन में एक्सप्रेस कीजिए। तो चलिए वोल्टेज वाला को ही एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या हम लोग इस वोल्टेज को इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों? वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, बिकॉज साइन 90 प्लस थीटा इज अगेन कॉस थीटा हो जाता है। तो क्या इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग कंपेयर करें तो करंट जो है हमारा वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियोडिक किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ था दोस्तों? साइन में। वोल्टेज हमारा साइन में, इसका फेज कितना था? ओमेगा टी। इसका फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है। इसका मतलब यहां पर हमारा फेज डिफरेंस दिख रहा है। कितना का फेज डिफरेंस दिख रहा है? फेज डिफरेंस दिख रहा है 90 डिग्री का, और वोल्टेज यहां पर 90 डिग्री से आगे दिख रहा है बिकॉज 90 डिग्री इसमें ऐड हो रहा है। सो फेज डिफरेंस यहां पर कितना हो गया? पाई बाई 2 हो गया। कितना का फेज डिफरेंस हो गया दोस्तों? पाई बाई 2 हो गया। अब इसको फेजर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को रेफरेंस लाइन ले लेना है। ये हमारा रेफरेंस लाइन हो गया। उसके बाद हम लोग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का फेज कितना है? तो ओमेगा टी है। तो चलिए ये हमारा करंट हो गया आई विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है? रेफरेंस लाइन से वो ओमेगा टी एंगल बना रहा है। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर कितना आया? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब ओमेगा टी से और पाई बाई 2 ज्यादा, मतलब इससे 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2। आप जानते हैं ऐसे भी मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि जब हम लोग एंगल को एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये लाइन है और अगर आपको 30 डिग्री मार्क करना है तो ये 30 डिग्री होगा, लेकिन अगर -30 डिग्री मार्क करना है दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका -30 डिग्री। क्लॉकवाइज ऑर्डर को हम लोग नेगेटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर को पॉजिटिव लेते हैं। तो यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, मतलब ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से ये एंगल रेफरेंस लाइन से टोटल ये एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों? ओमेगा टी प्लस 90। तो इसका मतलब दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। समझ में आया? तो इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो करंट से 90 डिग्री अहेड है। मतलब फेज डिफरेंस तो 90 डिग्री का है, लेकिन कौन आगे चल रहा है? तो 90 डिग्री से वोल्टेज आगे चल रहा है। कब ये होता है कंडीशन? जब हमारा एसी इंडक्टर से पास होता है। तो रजिस्टर में क्या हुआ? फेज डिफरेंस 0, वोल्टेज और करंट सेम फेज में चल रहा है, लेकिन इंडक्टर में जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर है वो करंट से 90 डिग्री अहेड चल रहा है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि कैपेसिटर भाई साहब में क्या हो रहा है, एसी थ्रू कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या हो रहा है दोस्तों, उसको देखते हैं। तो कैपेसिटर का सिंबल हम लोग इस तरह बनाते हैं और इसको हम लोग एसी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एसी सप्लाई दे दी है कैपेसिटर को। अब इसके अक्रॉस करंट है, करंट जो सप्लाई में जा रहा है दैट इज आई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब यहां पर जो करंट आएगा उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए कैपेसिटर में क्या होता है? चार्ज स्टोर होता है। ये हम लोग पहले पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV हो गया, इस CVC लिख देते हैं, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, अब Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? dq बाई dt होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, है ना। सो Q को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ I dt। सो चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt। सो इन प्लेस ऑफ चार्ज वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ I dt, और इसको अगर C से डिवाइड कर दे दैट इज 1/c, तो इससे हमारा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकल जाएगा जो कि एक टाइम का फंक्शन होगा। सो ये वाला फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 1/c इंटीग्रेशन ऑफ I dt। करेक्ट। सो चलिए
हम लोग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालते हैं, तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना आ जाएगा 1/c एन इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, तो आई मैक्स साइन ओमेगा टी डी टी। अब हम लोग जानते हैं कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। सो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हमारा आ जाएगा दोस्तों -1 बाई ओमेगा सी, क्योंकि एक ओमेगा नीचे आएगा क्योंकि माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा आएगा, आई मैक्स और ऊपर में आ गया कॉस ओमेगा टी, राइट। चलिए फिर से हम लोग को फेजर डायग्राम बनाना है और देखना है कि हमारा यहां पर कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आएगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं अगर इधर वोल्टेज है दोस्तों तो यहां तो करंट आ गया, मतलब एम्पियर आ गया, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है ये हमारा रेजिस्टेंस मतलब ओम होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स। क्या पढ़ते हैं दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स, मतलब कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया गया कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स, ठीक है, कैपेसिटर के द्वारा ऑफर किया गया रेजिस्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स, जिसका हम लोग सिंबल देते हैं एक्स सी एंड दिस इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, जिसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू सी। तो ये हो गया कैपेसिटिव रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब ये करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस जो बनेगा सो ये हो जाएगा हमारा वोल्ट। सो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो गया वी मैक्स माइनस वी मैक्स, क्योंकि माइनस भी एक वी मैक्स कॉस ओमेगा टी। अब यहां पर क्या करना है दोस्तों, यहां पर हमें देखना है कि फेज डिफरेंस के बारे में, तो फिर से वही कहानी, साइन यहां पर करंट जो है साइन के फंक्शन में एक्सप्रेस किया गया है और वोल्टेज जो है वो कॉस के फंक्शन में एक्सप्रेस किया गया है। तो पहले इसको साइन कॉस को साइन में बदल देते हैं, तो वी सी टी दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज वी मैक्स बाहर माइनस रहते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। बट यहां पर एक लोचा है, क्या लोचा है कि हमारा जो रेफरेंस एंगल है, वो रेफरेंस एंगल कितना रहा है ओमेगा टी। रेफरेंस एंगल मतलब ये रेफरेंस लाइन से जो आप एंगल लिए हैं वो एंगल कितना रहा है ओमेगा टी। हमको ये देखना है कि ओमेगा टी से कितना ज्यादा है या ओमेगा टी से कितना कम है ना, ये ओमेगा टी ही है, ताकि फेज तब पता चलेगा कि फेज डिफरेंस कितना है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर 90 से ओमेगा टी माइनस हो रहा है, एक्चुअली में ओमेगा टी से 90 माइनस, ये ओमेगा टी से 90 प्लस होना चाहिए, बिकॉज हमारा रेफरेंस एंगल ओमेगा टी है। कोई दिक्कत नहीं है, इस माइनस को अंदर कर दीजिए, तो इस माइनस को अगर अंदर हम लोग कर देंगे ब्रैकेट में तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी मैक्स, माइनस को अंदर कर दिए साइन और ओमेगा टी पॉजिटिव हो जाएगा और पाई बाय 2 माइनस हो जाएगा, सो इट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का इक्वेशन का फॉर्म। अब यहां पर आप देख सकते हैं ओमेगा टी से वोल्टेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 आ रहा है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो होगा वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, क्योंकि करंट का जो एंगल है ओमेगा टी है, फेज ओमेगा टी है, और इसको ओमेगा टी से 90 पीछे है। तो इसको हम लोग यहां भी अगर बोला जाए तो फेज डिफरेंस कितना होगा दोस्तों 5, दैट इज फेज डिफरेंस यहां भी पाई बाय 2 होगा, लेकिन यहां पर वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे है। फिर से देखिए इंडक्टर में क्या हो रहा था, इंडक्टर में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 था, वहां वोल्टेज पाई बाय 2 से लीड कर रहा था, यहां पर पाई बाय 2 से लैग कर रहा है, पाई बाय 2 से वोल्टेज लैग कर रहा है। तो इसको अगर हम दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो फिर से हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेंगे, उसके बाद करंट का फेज बनाएंगे, तो करंट कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी बना रहा है, तो ये हमारा करंट हो गया जो कि कितना एंगल बना रहा है रेफरेंस लाइन से ओमेगा टी बना रहा है। अब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितना एंगल बना रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ओमेगा टी में पाई बाय 2 जोड़ना है, बट नेगेटिव ऑर्डर में जोड़ना है। नेगेटिव का मतलब होता है एंगल को क्लॉकवाइज लेना है। इसका मतलब वोल्टेज को आप कैसे दिखाएंगे दोस्तों, वोल्टेज को आप दिखाएंगे इस तरह से, इस तरह से, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 90, है ना, ये हो जाएगा 90। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको यहां पर ओमेगा टी से 90 माइनस, मतलब ये आपका हो गया आई टी और ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। समझ में आ रहा है। जैसे जब हम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर बनाए थे तो कैसे बनाए थे, एक और दूसरा कलर चूज कर लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कैसे बनाए थे, ये था हमारा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर था ना, वीसीटी सॉरी वीएलटी, ये वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर था, ये 90 था, तो ओमेगा टी में 90 जोड़े थे। अब क्या करना है, ओमेगा ये 90 डिग्री से
ओमेगा टी माइनस करना है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये खुद एंगल जो है वो नेगेटिव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? यहां पर ओमेगा टी प्लस 90 हो रहा था, या ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यहां भी फेज डिफरेंस आया π/2, लेकिन यहां पर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो गया, 90 डिग्री से पीछे चल रहा है। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर क्या हो गया, 90 डिग्री से पीछे चल रहा है। आप ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो ये ओमेगा टी जो एंगल है वो पॉजिटिव है, क्योंकि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिए थे, और 90 जो एंगल है वो नेगेटिव है, तो टोटल एंगल कितना आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री आएगा। दोस्तों आप मैथ्स में जानते हैं कि कोई भी एंगल को जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेते हैं तो उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो ये रेफरेंस लाइन से हम लोगों ने जो करंट का एंगल लिया ओमेगा टी, वो एंटी क्लॉकवाइज लिया तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन ये जो 90 लिया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर का एंगल, वो क्लॉकवाइज लिया तो माइनस 90 हो जाएगा, क्लॉकवाइज लिया तो माइनस 90, तो माइनस 90 प्लस ओमेगा टी, सो ओमेगा टी माइनस 90 हो गया। तो हम लोग अभी क्या सीखें, रेजिस्टेंस में सेम फेज में रहेगा करंट और वोल्टेज, फेज डिफरेंस 0। इंडक्टर में वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर करंट को 90 डिग्री से लीड करेगा, और कैपेसिटर में वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर करंट को लैग करेगा। सो अगर हम लोग एक सीरीज सर्किट बनाते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट ही हम लोग को सीबीएसई में पढ़ना है, एलसीआर मतलब इंडक्टर भी रहेगा, कैपेसिटर भी रहेगा और रेजिस्टेंस भी रहेगा, और सीरीज एलसीआर सर्किट को एसी से जोड़ देंगे तो जो हमारा फेजर डायग्राम बनेगा उसको आप समझ लीजिए, तो कोई भी सर्किट को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसको अच्छे से देखते हैं। तो सीरीज एलसीआर है ना, तो एक एल है मतलब एक इंडक्टर है, सी मतलब कैपेसिटर है, और आर मतलब रेजिस्टेंस है, और इसको ले जाके कनेक्ट कर दिए एक एसी सप्लाई से। ठीक है, ये हो गया एल, ये हो गया सी, और ये हो गया आर। अब इसको फेजर डायग्राम से समझने का कोशिश करना है। देखिए यहां पर बहुत बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सप्लाई वोल्टेज निकालना है तो लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहां पर है 5 वोल्ट, यहां पर है मान लीजिए 2 वोल्ट, और यहां पर है मान लीजिए 4 वोल्ट। लोग क्या करते हैं, सब वोल्ट को जोड़ देते हैं। ये डीसी सर्किट नहीं है, यहां पर एंगुलर पार्ट भी एक है, इसीलिए ध्यान रखना है कि इसको आपको वेक्टर के जैसा समझना है। अगर आप इसको वेक्टर से समझेंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक है, तो आप फेजर डायग्राम को दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक रेफरेंस लाइन ले लीजिए, ये आपका रेफरेंस लाइन हो गया। इंडक्टर में पहले आप करंट को रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, तो आपने करंट को रिप्रेजेंट कर दिया। ये हो गया आपका करंट, जो कि मान लीजिए कितना एंगल बना रहा था, ओमेगा टी बना रहा था, तो ओमेगा टी लिख दिए। वोल्ट अब इंडक्टर में क्या होगा, इंडक्टर में वोल्टेज जो है 90 डिग्री से लीड करेगा, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हो गया। कैपेसिटर में क्या होगा, 90 डिग्री से पीछे चलेगा, तो वोल्टेज अक्रॉस द आप कैपेसिटर ले लीजिए जो कि 90 डिग्री से पीछे चलेगा। कोई भी एक कलर चूज कर लीजिए आप, मान लीजिए एक कलर चूज कर लेते हैं। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है, और रेजिस्टेंस में क्या होगा, तो रेजिस्टेंस तो भाई उधर ही जाएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो तो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में मेरा क्या है, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है। ये हो गया हमारा, सॉरी, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट है उसी डायरेक्शन में रहेगा, सॉरी, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर में क्या था, तो फेज डिफरेंस नहीं था, करंट का जो एंगल था वोल्टेज का भी वही एंगल है, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। समझ में आया? अब इसको आप रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसको और सिंपल आप कर सकते हैं। कैसे सिंपल कर सकते हैं, देखिए अब आप एक काम कीजिए, इस रेफरेंस लाइन, ये जो रेफरेंस लाइन हम लोग लिए हैं, इस रेफरेंस लाइन आप भूल जाइए, और ये जो लाइन है, ये करंट वाला लाइन को इसको नीचे ले आइए। मान लीजिए इसको हम ऐसे मूव कर दिए और रेफरेंस लाइन को भूल गए, तो ये मेरा करंट वाला लाइन हो जाएगा। डायग्राम को सिंपल करने के लिए सॉल्व हम लोग यहां से भी कर सकते हैं, और सिंपल समझिए, ये हो गया करंट वाला लाइन या वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का लाइन, क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन होगा वही वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस का भी डायरेक्शन होगा, बिकॉज फेज डिफरेंस 0 है। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर क्या था, इस लाइन के साथ करंट वाला लाइन के साथ परपेंडिकुलर था, तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब इसको यहां बनाए चाहे यहां बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहां पर हो गया वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर वाला लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैपेसिटर जस्ट नीचे चला जाएगा, कैपेसिटर नीचे चला जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। और कुछ था, कुछ नहीं था, यही था। अब इसको और सिंपल कर सकते हैं। कैसे, ये दोनों को अगर हम वेक्टर मान रहे हैं, ये भी हमारा वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, तो इसका एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस डायग्राम को और सिंप्लीफाइड कर दीजिए।
ये हमारा हो गया वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, और इधर एक अल्टीमेटली हमारे पास बचेगा, वो हो जाएगा क्या, इधर अल्टीमेटली बचेगा हमारे पास VLT माइनस VCT बचेगा ना, VLT माइनस VCT हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक यहां पे बचा और एक वोल्टेज यहां बचा, तो इन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसका एक रिजल्टेंट आएगा, ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा जो कि हमारा सप्लाई वोल्टेज आएगा, जो कि हमारा सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा V। ठीक है, तो V जो सप्लाई वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर का डिफरेंस का रिजल्टेंट है। तो V इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो सप्लाई वोल्टेज सिंपल तीनों का वोल्ट को जोड़ के नहीं आएगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, इसको याद रखिए। और ये जो VR का डायरेक्शन है दोस्तों, यही हमारा करंट का भी डायरेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा सप्लाई करंट हो गया और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया, तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा दिस इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब होता है करंट और वोल्टेज का बीच में डिफरेंस। इन लोगों के बीच में इंडिविजुअली जो भी था 90 डिग्री लीड, 90 डिग्री लैग और 0 डिग्री, लेकिन सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में कितना का फेज डिफरेंस होगा, तो इस डायग्राम को याद रखिए। और अगर इस डायग्राम को आपको याद रख रहे हैं तो फेज डिफरेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। तो tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इस डायग्राम के हिसाब से हम लिखते हैं तो tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan phi हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब VL माइनस VC बाय VR। ठीक है, अब इसको और हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो चलिए और एक्सप्रेस करते हैं। तो हमारा डायग्राम को फिर से एक बार बना लेते हैं अच्छे से। ये हमारा हो गया VR, इधर हमारा क्या हो गया VL माइनस VC, और ये हमारा सप्लाई हो गया V, और ये हो गया फेज डिफरेंस phi। सो हमारा V इजिकल टू क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट था तो करंट सेम जा रहा होगा, इसको लिख सकते हैं I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस I, और इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था उसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे थे, लिख रहे थे XL माइनस I, कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है उसको लिख रहे थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC, इसका होल स्क्वायर। तो V इक्वल टू सब में से I स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट से बाहर करेंगे तो I हो जाएगा रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो V हो गया सप्लाई वोल्टेज, I हो गया सप्लाई करंट, V बाय I अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ओम को जब एम्पियर से डिवाइड करते हैं, सॉरी जब वोल्ट को एम्पियर से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है, वोल्ट को एम्पियर से डिवाइड करते हैं तो ओम बनता है। तो ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे Z, दैट इज इंपीडेंस। क्या पढ़ेंगे इसको, इंपीडेंस ऑफ RLC सर्किट, दिस इज इंपीडेंस। ठीक है, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या आ गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, रूट अंडर ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, है ना। तो आप इस सिर्फ ट्राइंगल को याद रखेंगे तो सारा काम आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर और XL का वैल्यू फिर आप पुट कर सकते हैं ओमेगा L या 2 पाई f L, उसी तरह से आप XC का वैल्यू फिर पुट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1 अपॉन ओमेगा C, और फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई FC, ऐसा लिख सकते हैं, करेक्ट, ऐसा लिखा जा सकता है। ये हो गया, और tan phi आपको निकालना है, तो tan phi इज इक्वल्स टू क्या आया था, tan phi, फिर डिफरेंस निकल जाएगा। tan phi को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, I कॉमन लेके क्या हम लोग नहीं लिख सकते XL माइनस XC, बिकॉज इसका वैल्यू हो जाएगा I इंटू XL, इसका I इंटू XC, और ये हो जाएगा I इंटू R। सो tan phi आप लिख सकते हैं VL माइनस VC बाई VR, और इसको फिर आप लिख सकते हैं I इंटू XL माइनस I इंटू XC बाई I इंटू R, और I कॉमन ले लीजिएगा। सो ये आपका क्या आ जाएगा XL माइनस XC डिवाइडेड बाई R। तो
तो आप यहां से tan phi निकाल लीजिएगा, है ना। समझ में आया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं एसी का, अगर आपको फेजर डायग्राम याद है। बस आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है दो ही चीज। एक, अगर वोल्टेज के टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये आपका फाई हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC, ये हो जाएगा VR, और ये आ जाएगा V, और जिधर VR रहेगा उधर ही हमारा करंट भी रहेगा। और अगर आप इसको इंपीडेंस ट्रायंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा XL माइनस XC, और ये आपका हो जाएगा Z, और ये हो जाएगा फाई। बस इतना ही आपको रखना है। कोई भी सर्किट का डायग्राम का क्वेश्चन है, इवन पावर इन एसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसको समझिए। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा और एसी के क्वेश्चंस अब आपसे बनेंगे। और जो भी इसमें टॉपिक्स रह गए जैसे पावर इन एसी और वाटलेस करंट, वो भी हम आप लोगों को बता देंगे। और आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।